हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। आज इस वीडियो में हम लोग डीबीटी बायोइन्फॉर्मेटिक्स सीरीज की पार्ट 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आपके अलाइनमेंट एल्गोरिथम्स, जिसमें हम लोग दो अलाइनमेंट एल्गोरिथम्स आज डिस्कस करेंगे। एक करेंगे हम डॉट प्लॉट मैट्रिक्स मेथड एंड सेकंड वन इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग मेथड। ठीक है, इन दोनों को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे विद PYQs। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अलाइनमेंट एल्गोरिथम थ्री मेथड होते हैं इसके। एक होता है आपका डॉट प्लॉट मेथड, दूसरा होता है डायनामिक प्रोग्रामिंग मेथड और थर्ड होता है वर्ड मेथड, या फिर आप इसे कह सकते हैं के टपल मेथड। के टपल मेथड इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, के टपल मेथड को। अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं डॉट प्लॉट मैट्रिक्स मेथड। देखिएगा क्या होता है, ये मोस्ट बेसिक सीक्वेंस अलाइनमेंट मेथड है, जिसे हम बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपका जैसे कि ये एक सीक्वेंस 1 है, ये है सीक्वेंस 1, ये है सीक्वेंस 2। तो इन दोनों सीक्वेंस के बीच में देखो देखा जाता है, जहां जहां रेसिड्यूज मैच कर रहे होते हैं वहां पे डॉट रखी जाती है। जैसे जी और जी मैच किया डॉट, टी और टी मैच किया डॉट। जहां जहां रेसिड्यूज मैच करते हैं वहां वहां डॉट रखी जाती है। अब बात आती है कि इस मेथड को करने का बेनिफिट क्या है, इस मेथड को करने का हमें बेनिफिट क्या है। तो देखिएगा, अगर आप सपोज कीजिए कोई दो सीक्वेंसेस हैं, ठीक है, आप उन्हें उनका सेल्फ कंपैरिजन कराइए। कोई दो सीक्वेंसेस हैं, जैसे कि आपकी ये 2D मैट्रिक्स है, यहाँ पे सीक्वेंस 1 है और यही सीक्वेंस 1 जो है यहाँ पर है, जिसे मैं सीक्वेंस 2 लिख रही हूँ। तो कोई भी दो सीक्वेंसेस हैं, आप उनका क्या कीजिए, कंपैरिजन कराइए और इनका सेल्फ कंपैरिजन कराइए। अगर मेन डायगोनल लाइन आ गई, अगर मेन डायगोनल लाइन आ गई तो आप क्या कह सकते हैं, ये दोनों आपस में, जैसे ये वाला रेसिड्यू इस वाले रेसिड्यू से मैच कर रहा होगा, ये इससे मैच कर रहा होगा, है ना। तो इट मीन्स दैट कि अगर ये मेन डायगोनल लाइन आ गई तो आप कह सकते हैं कि परफेक्ट मैचिंग हुई है। इट मीन्स दैट परफेक्ट मैचिंग हुई है। इट मीन्स दैट कि सीक्वेंसेस क्या है, सिमिलर हैं। सीक्वेंसेस क्या है, सिमिलर हैं। अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर हम डीएनए सीक्वेंस को, अगर आपका कोई एक डीएनए सीक्वेंस है, ठीक है, सीक्वेंस वन क्या है, डीएनए सीक्वेंस। अगर आप उसे कंपेयर कराते हैं सीक्वेंस 2 में, आप क्या रख रहे हैं, उसका रिवर्स कॉम्प्लीमेंटेड सीक्वेंस रख रहे हैं, रिवर्स कॉम्प्लीमेंटेड सीक्वेंस। तो इससे आप क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इन्वर्टेड रिपीट्स। इन दोनों सीक्वेंसेस का इस तरीके, सीक्वेंस 1 रखिए, सीक्वेंस 2 रखिए, और इससे आप क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इन्वर्टेड रिपीट्स। कि इन्वर्टेड रिपीट्स का है सीक्वेंसेस में। तो अगर आपको सीक्वेंस में इन्वर्टेड रिपीट आइडेंटिफाई करने हैं तो आप एक तरफ अपना सीक्वेंस रखिए और दूसरी तरफ उसका रिवर्स कॉम्प्लीमेंटेड सीक्वेंस रखिए। तो उससे आपको पता लग जाएगा कि जो पैरेलल डायगोनल्स लाइन होंगी वो रिप्रेजेंट करेंगी इन्वर्टेड रिपीट्स को। ठीक है, वहीं पर ये देखिए, अगर डायगोनल लाइन के बीच में इंटरप्शन हुआ है, अगर डायगोनल लाइन के बीच में इंटरप्शन हुआ है, मेन मिडल में डायगोनल लाइन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बीच में क्या है, इंटरप्शन हो गया है और फिर डायगोनल लाइन है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ है, इंडेल। इट मीन्स दैट इंसर्शन और डिलीशन जैसा कुछ हुआ है यहाँ पर। अगर पैरेलल डायगोनल लाइन्स हैं तो क्या है, रिपीटेटिव रीजन। अगर पैरेलल मेन डायगोनल लाइन के पैरेलल डायगोनल लाइन्स हैं तो आप क्या कहेंगे, रिपीटेटिव रीजन है। ठीक है, अब ये क्या है, डॉट मैचर, डॉट अप, डॉट हेलिक्स, मैट्रिक्स प्लॉट। ये क्या है, वेब सर्वर्स हैं जिनकी हेल्प से आप डॉट प्लॉट मेथड बना सकते हैं। मीन्स आप अपने इन्वर्टेड रीजन को फाइंड कर सकते हैं, आप रिपीटेटिव रीजन्स को फाइंड कर सकते हैं। तो इन वेब सर्वर की हेल्प से आप इनको यूज करके कर सकते हैं। इसके जैसे कुछ बेनिफिट्स भी काफ़ी होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप ये रिपीटेटिव रीजन्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे क्रोमोसोमल रिपीटेटिव रीजन को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं कि कौन से हेयर पिन स्ट्रक्चर बन रहा है, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ऐसे इन सब चीज़ों के लिए आप डॉट प्लॉट मेथड का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन
अब डॉट प्लॉट मेथड का आप यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है ये। इसके बाद आया डायनामिक प्रोग्रामिंग मेथड। जो डायनामिक प्रोग्रामिंग मेथड है उसमें क्या होता है, आप दो सीक्वेंसेस को मैच करते हैं और ऑप्टिमल अलाइनमेंट को डिटरमाइन करते हैं। उसमें देखिएगा, ध्यान से सुनिए, डायनामिक प्रोग्रामिंग में डायरेक्टली बताती हूँ क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही। डायनामिक प्रोग्रामिंग मेथड के लिए देखिएगा, जैसे आपका ये सीक्वेंस 1 है, ठीक है, ये सीक्वेंस 2 है, ये सीक्वेंस 1 है और सीक्वेंस 2 है। अगर आपका इस तरीके से अगर डायगोनल लाइन है तो ठीक है, लेकिन अगर डायगोनल लाइन है इट मीन्स कोई गैप नहीं आएगा। अभी गैप में मैं आपको बताऊंगी क्या होता है। अगर डायगोनल लाइन है इट मीन्स आइडेंटिटी है दोनों सीक्वेंसेस में, लेकिन अगर वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल आई लाइन, अगर आपकी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल मूव कर रही है तो आप क्या कहेंगे, गैप आया है सीक्वेंस में। अगर वर्टिकल लाइन मूव कर रही है तो गैप आया है एक सीक्वेंस में, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन मूव कर रही है तो अदर सीक्वेंस में गैप है, ठीक है। अगर लाइन हॉरिजॉन्टल, देखिए अगर लाइन आपकी इस तरीके से आ रही है, आप देख पा रहे हैं जैसे कि लाइन आपकी इस तरीके से आ रही है, ठीक है, तो आप कहेंगे ये जो सामने वाला जो सीक्वेंस है इसमें क्या है, गैप है, गैप इन सीक्वेंस 1। अगर लाइन इस तरीके से तो इस वाले सीक्वेंस में क्या है, गैप है, ठीक है। गैप क्या होते हैं मैं बताऊंगी, अभी बस 2 मिनट रुको, मैं समझाऊंगी गैप क्या होते हैं। ऐसा चलिए पहले मैं आपको गैप बताती हूँ गैप क्या होते हैं। देखिए कोई भी दो सीक्वेंसेस हैं, जैसे सपोज कीजिए एक ये सीक्वेंस है ए बी, ठीक है, एक और सीक्वेंस है ए बी ई एफ, ठीक है, ये सीक्वेंस है, दो सीक्वेंस है। तो आप क्या करेंगे अब, क्योंकि इन दो सीक्वेंस को हम चाहेंगे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस हों, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, मैचेस हों, तो आप क्या करेंगे, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, आप क्या कीजिए ए बी, इन दो यहाँ पर अगर हम गैप कर देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें मैच देखने के लिए मिल जाएगा कि नहीं। ए बी अगर यहाँ पे हमने गैप इंट्रोड्यूस कर दिया तो क्या हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा हमें मैचेस हो गए, ठीक है, हमारा अलाइनमेंट और ज़्यादा ऑप्टिमल हो गया। तो गैप इंट्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, नेचुरल इवोल्यूशन में इंसर्शन या डिलीशन जो है रिलेटिवली रेयर इवेंट होते हैं इन कंपैरिजन टू सब्स्टिट्यूशन। मैंने क्या बोला, नेचुरल इवोल्यूशन में इंसर्शन या डिलीशन होना एक रेयर इवेंट माना जाता है इन कंपैरिजन टू सब्स्टिट्यूशन। कोई भी सीक्वेंस में इंसर्शन हुआ होगा या डिलीशन हुआ होगा उस रेसिड्यू का, तो ये एक रेयर इवेंट है इन कंपैरिजन टू सब्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर एक बार, ध्यान से सुनना, अगर एक बार इंसर्शन या डिलीशन हो गया तो उसको एक्सटेंड करना इजीली है। अगर जैसे कि सपोज करो एक बार एक रेसिड्यू, यहाँ पर अगर एक बार इंसर्शन या डिलीशन हुआ होगा कोई रेसिड्यू में, तो वो आगे फर्दर एक्सटेंड इजीली हो सकता है, लेकिन जो फर्स्ट गैप ओपनिंग पेनल्टी होती है वो हाई होती है। सुनो मेरी बात, देखो एक बार इंसर्शन या डिलीशन होना ज़्यादा पेनल्टी दी जाती है, क्यों, क्योंकि इंसर्शन या डिलीशन होना एक रेयर इवेंट माना जाता है। अगर वो एक बार हो गया तो वो फर्दर एक्सटेंड हो सकता है, तो इसीलिए जो गैप ओपनिंग है इट मीन्स दैट जो फर्स्ट गैप आया होगा उसकी पेनल्टी हाई होती है। तो गैप ओपनिंग पेनल्टी जो होती है वो हाई होती है इन कंपैरिजन टू गैप एक्सटेंशन पेनल्टी। गैप एक्सटेंशन पेनल्टी, गैप एक्सटेंशन पेनल्टी कम क्यों होती है, समझ आया। गैप ओपनिंग पेनल्टी हम हाई इसीलिए रखते हैं क्योंकि एक बार इंसर्शन या डिलीशन होना रेयर इवेंट माना जाता है। अगर एक बार हो गया तो फिर तो फर्दर एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन गैप ओपनिंग पेनल्टी इसलिए हाई होती है क्योंकि इंसर्शन डिलीशन रेयर इवेंट होती है, ठीक है। तो अब आप कहेंगे हम हर जगह गैप इंट्रोड्यूस्ड, अब आप कहें कि पेनल्टी दी क्यों जा रही है। भाई कोई दो सीक्वेंसेस हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा गैप्स डाल देंगे तो वो भी सही नहीं है। अगर आप बहुत कम गैप डालेंगे, सपोज कीजिए अगर आपने पेनल्टी जो है, ध्यान सुनो पेनल्टी क्यों दी जा रही है, सपोज करो अगर आपने पेनल्टी की वैल्यू बहुत कम सेट की, ठीक है, तो गैप क्या होंगे, नॉन रिलेटेड सीक्वेंसेस भी मैच कर जाएंगे। अगर आपने बहुत ज़्यादा पेनल्टी की वैल्यू दे दी, ठीक है, पेनल्टी की वैल्यूज बहुत ज़्यादा सेट कर दी, तो क्या होगा कि हो सकता है अनरियलिस्टिक आपको रिस्पॉन्स देखने के लिए मिले, रीजनेबल अलाइनमेंट हो ही ना, ऑप्टिमल अलाइनमेंट हो ही ना। तो इसलिए एक कट ऑफ, मतलब एक आप कह सकते हैं कि एक वैल्यू सेट की गई हैं, वो
सॉफ्टवेयर्स में सेट की गई हैं कि गैप ओपनिंग पेनल्टी क्या रखनी है और गैप एक्सटेंशन पेनल्टी क्या रखनी है, लेकिन ना बहुत ज़्यादा हाई दे सकते हैं गैप ओपनिंग पेनल्टी, ना बहुत ज़्यादा कम दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और टर्म होता है, वो होता है अफाइन गैप पेनल्टी। फाइन गैप पेनल्टी, अफाइन गैप पेनल्टी क्या होता है कि अफाइन गैप आपकी पेनल्टी क्या होती है, जो डिफरेंशियल गैप पेनल्टी होती है, गैप ओपनिंग और गैप एक्सटेंशन पेनल्टी का जो डिफरेंशियल पेनल्टी गैप पेनल्टी होती है उसे हम बोलते हैं अफाइन गैप पेनल्टी। मैं क्या बोल रही हूँ, अफाइन गैप पेनल्टी क्या होती है, ओपनिंग पेनल्टी, गैप ओपनिंग पेनल्टी और गैप एक्सटेंशन पेनल्टी का डिफरेंशियल जो गैप पेनल्टी होती है उसे हम बोलते हैं अफाइन गैप पेनल्टी। ये बात समझ आई? चलो अब आगे, आई होप गैप पेनल्टी समझ आएगा। गैप पेनल्टी क्या होता है, हम देखो गैप्स इंट्रोड्यूस क्यों कर रहे हैं कि हमें मोर ऑप्टिमल अलाइनमेंट मिले, लेकिन हम बहुत ज़्यादा गैप इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। मतलब हम कोई पेनल्टी देंगे गैप इंट्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन हम बहुत ज़्यादा हाई पेनल्टी भी नहीं दे सकते, बहुत ज़्यादा लो पेनल्टी भी नहीं दे सकते। और गैप ओपनिंग पेनल्टी ज़्यादा क्यों होती है गैप एक्सटेंशन पेनल्टी से, ये भी समझ आया क्योंकि इंसर्शन और डिलीशन इवेंट जो होते हैं रेयर होते हैं इन कंपैरिजन टू सब्सटीट्यूशन, ठीक है। तो अगर एक बार गैप इंट्रोड्यूस्ड हो गया तो वो ठीक है कि फर्दर एक्सटेंड हो सकता है, तो इसीलिए गैप ओपनिंग पेनल्टी ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू गैप एक्सटेंशन पेनल्टी, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अच्छा, टर्मिनल रीजन पे जो गैप्स होते हैं, जो सीक्वेंसेस के टर्मिनल रीजन पे जो गैप हैं उनको कोई पेनल्टी नहीं दी जाती, ठीक है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो सीक्वेंसेस होते हैं वो डिफरेंट लेंथ्स के हो सकते हैं, तो इसीलिए टर्मिनल रीजन पे जो गैप होते हैं उनकी कोई पेनल्टी नहीं होती है। अब चलो, अब मैं आपको डायनामिक प्रोग्रामिंग समझाती हूँ। अब आपको गैप समझ आ रहा होगा कि अगर इस तरफ इससे है तो गैप इस सीक्वेंस में आएगा, अगर इस तरीके से है, इस तरीके से लाइन आ रही है तो गैप इस वाले सीक्वेंस में आएगा, ठीक है। और अगर डायगोनल है तो इट मीन्स मैच हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझ आएगा कि क्या कहना चाह रही हूँ मैं। ये सीक्वेंस 1 है GLMT, ये सीक्वेंस 2 है, तो देखो बिल्कुल डायगोनल लाइन है, इट मीन्स दैट क्या है, दोनों सीक्वेंसेस आपस में बिल्कुल आइडेंटिकल है। G से G, L से L मैच किया, M से M, T से T। अब वहीं पर सेकंड वाले केस में आओ, B वाले केस में देखो GLMT सीक्वेंस 1, GLVT, तो देखो M और V क्या है, अगर आपको पता हो V वेलिन है और M क्या है, मिथ्योनिन, ठीक है। ये क्या है, नॉन पोलर है, ठीक है। तो क्योंकि सिमिलर हैं आपस में इसीलिए क्या है, ये मैच कर गए, इसीलिए कोई भी गैप इसमें नहीं दिखाया गया। अब यहाँ देखो, यहाँ देखना कि सीक्वेंस 1 में है GLT, सीक्वेंस 2 में है GLVT, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डायगोनल लाइन आई, T से T मैच किया, ठीक है। देन क्या हुआ, ये लाइन आ गई, ठीक है। तो इट मीन्स दैट सीक्वेंस गैप आएगा सीक्वेंस में, तो B से क्या हुआ, गैप आया, ये क्या आया, गैप आया, गैप इंट्रोड्यूस्ड हुआ, फिर L से L मैच किया और G से, बात समझ आई। देन नेक्स्ट देखो GLT, GLMT, D वाला देखो, तो देखो यहाँ पर M है और फिर क्या आया, गैप आया, फिर क्या आया, गैप। बात समझ आ रही है कैसे? अच्छा, अब डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या यूज़ करती है, मतलब कैसे डायनामिक प्रोग्रामिंग काम करती है, तो देखो ये ग्लोबल पेयर वाइज अलाइनमेंट के लिए मैं बहुत इजी वे में और बहुत छोटा सा एक ब्लॉक आपको समझाऊंगी। एग्जाम में मुझे नहीं लगता कभी ये पूछा जाएगा, लेकिन क्योंकि वो कुछ भी है एग्जाम का, मैं नहीं पता क्या पूछ ले वो लोग, तो मैं आपको एक ब्लॉक समझाऊंगी कि कैसे बनाना है। देखो यहाँ पर आपको गैप पेनल्टी दी हुई है 0, -2, मतलब देखो आपको ऐसे लिखा होगा गैप पेनल्टी, दो सीक्वेंसेस दी होंगे, आप सीक्वेंस 1 और सीक्वेंस 2 लिख लेना, आपको गैप पेनल्टी दी होगी वहां पर। सपोज करो यहाँ पर दी हुई है -2, ठीक है, यहाँ पर कितनी दी हुई है, -2। मैं क्यों ले रही हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है गैप पेनल्टी -2, ये दिख रहा हो आपको। एक मिनट रुको बच्चों। अच्छा देखो गैप पेनल्टी कितनी दी हुई है, -2। मिसमैच यहाँ पे लिखा हुआ है -2 और +1 मैच को देना है, ठीक है। देखो गैप पेनल्टी -2 है, तो यहाँ पर हम
जो साइड में लिखते हैं वो लिखते हैं 0। अब 0 में -2 ऐड करो, -2, -2 में -2 ऐड करोगे -4, -6, -8। इस तरीके से हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आपको दोनों तरीके से लिख लेना है। अब हमें बात आती है कि हमें ये ब्लॉक फिल करना है। सुनना मेरी बात, आपको समझ आएगा कैसे फिल करना है। मुझे ये वाला ब्लॉक जो है फिल करना है। तो देखो इसको कैसे फिल करेंगे, मैं बहुत ईजी वे में बता रहा हूँ। यहाँ पे इसके आसपास नंबर देखो 0, -2, -2 और ये ब्लॉक मुझे फिल करना है। ठीक है, इसके लिए आपको कुछ नहीं, यहाँ से देखो इससे आपको गैप पेनल्टी को ऐड करना है। -2 और आपकी गैप पेनल्टी क्या है, -2, तो कितना हो गया, -4। इस तरफ से आपको फिर से गैप, इधर से देखो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आपको क्या करना है, सिर्फ कुछ नहीं करना। हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आपको जो नंबर लिखे हुए हैं आसपास उनको आपको गैप पेनल्टी से ऐड करना है। -2 अगेन क्या हो गया, -4। ठीक है, अब डायगोनली देखो, डायगोनली 0 लिखा हुआ है। अब रेसिड्यू देखो, ये एफ है, ये एफ है और ये क्या है, ये अगेन एफ है। तो एफ और एफ क्या है, मैच कर रहे हैं। मैच कर रहे हैं तो क्या आप लिखेंगे, आपके लिए मैच के लिए आपको क्या बोला गया है, +1। तो 0 + 1 कितना हो गया, +1। 0 + 1 क्या हो गया, +1। इन तीनों में से हाईएस्ट नंबर कौन सा है, +1। इन तीनों में से आपको पता करना है हाईएस्ट नंबर कौन सा है, +1। यहाँ पे आप लिखेंगे +1 और ये आया कहाँ से है, डायगोनली। +1 कहाँ से आया, डायगोनली। तो आप करेंगे डायगोनली में +1। मैं एक और रेसिड्यू आपको फिल करके बताती हूँ। इसके नेक्स्ट वाला देखना, कलर यूज करते हैं जिससे कि आपको दिखे, ग्रीन कलर यूज करते हैं। ठीक है, अब मैं ये वाला फिल कर रही हूँ, ये वाला बॉक्स। ठीक है, ये वाला ब्लॉक्स फिल कर रही हूँ। तो देखो अब इसके बगल में नंबर लिख लो कौन कौन से हैं। एक है हमारे पास -4, इधर दिया हुआ है +1। ठीक है, और इधर है इसके ऊपर जो डायगोनल में है वो है -2। वही इसके आसपास के नंबर लिखने हैं बस, -2। ठीक है, अब देखो मैंने बताया हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ गैप पेनल्टी को ऐड करना है। -4 और -2 कितना हो गया, -6। -4 और -2 क्यों किया, क्योंकि गैप पेनल्टी कितनी है, -2। +1 और -2 कितना हो गया, +1 एंड -2 हो गया -1। ठीक है, अब देखो रेसिड्यू देखो, एफ एंड एम। एफ एंड एम क्या है, मैच है या मिसमैच, मिसमैच है ऑब्वियसली। एफ एंड एम क्या है, मिसमैच। और मिसमैच के लिए कितना हमें लेना है, -2। तो -2 और -2 कितना हो गया, -4। -2 और -2 कितना हो गया, -4। इन तीनों में से हाईएस्ट नंबर क्या है, -1। इन तीनों में से हाईएस्ट नंबर क्या है, -1। तो आप क्या लेंगे, -1। तो आप यहाँ पे क्या लेंगे, -1 लिख देती हूँ, -1। और कहाँ से आया -1, डायगोनली। कहाँ से आया, डायगोनली आया माइनस, नहीं ये आया यहाँ से, इधर से +1। तो इस तरीके से आपको ये पूरा फिल करना है। तरीके से क्या करना है, पूरा फिल। देखो यहाँ पे फिल करके दिया हुआ होगा, देखो +1। ठीक है, फिर -1 दिखा रहे हैं कैसे आया -1। ठीक है, ये पूरा आपको दिया हुआ है, ये आप करके देखिएगा। और आपको एरो लगाते हुए जरूर चलने हैं कि अब क्यों ये समझाऊंगी मैं क्यों लगाने एरो, देखिएगा ध्यान से देखिए। देखिए क्योंकि आपने ये पूरा फिल कर लिया मैट्रिक्स, अब हम क्या करते हैं, इन द एंड ट्रेस बैक करते हैं। तो सबसे एंड वाला जो होता है ना, इसे पकड़ते हैं। ये कहाँ से आया है, ये यहाँ से आया है, भाई एरो लगा हुआ है तो इसको पकड़ो। ठीक है, अब ये यहाँ कहाँ से आया है, यहाँ से आया है, तो एरो वैसे बनाते हुए चलते हैं। देन ये -3 कहाँ से आया है, एरो बन रहा है, इधर से आया है, इधर इसको। -4 कहाँ से आया है, इधर से आया है। इस तरीके से एरो बनाते हुए चलते हैं। -5 कहाँ से आया है, इधर से आया है। ठीक है, -3 कहाँ से आया, इधर से आया है। इस तरीके से क्या है, एरो बनाते हुए चलते हैं। बात समझ आई मेरी, कहाँ से आया है। देन -4 कहाँ से आया है, इधर -2 से आया है। ठीक है, -2 कहाँ से आया है, इधर से आया है। -3 कहाँ से आया, इधर से। इस तरीके से तो ये पूरे एरो दे रखे हैं और हम कहाँ तक पहुंचेंगे, इन द एंड तक। तो ट्रेस बैक करते हैं, इस स्टेप को क्या बोलते हैं हम, ट्रेस बैक। ठीक है, अब देखो क्योंकि डायगोनल लाइन है, ध्यान से सुनना, क्योंकि डायगोनल लाइन है तो क्या होगा, मैच कर रहा होगा। तो ई देखो, ई -4 का ई डायगोनल लाइन है। देन स्ट्रेट लाइन आ गई। ठीक है, तो सीक्वेंस में क्या आएगा, गैप, एन एन एंड गैप। देखो जिस, ऐसे समझ लो जिस तरफ से एरो है उसमें गैप लगाना है, तो एन और गैप। ठीक है, देन फिर डायगोनल लाइन आ गई, एल एल। देन फिर पी डायगोनल लाइन है, फिर अगेन क्या है, एरो। ठीक है, एरो कैसा है,
स्टेट, तो क्या होगा, डी में क्या आएगा, गैप, ये गैप आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप पूरा लिख लेंगे। इसको करने का मतलब क्या है, सुनना मेरी बात। आपको ऐसा हो सकता है ये दो सीक्वेंसेस दे दें, तो देखो क्या होगा, हम अलाइनमेंट का स्कोर कैलकुलेट करते हैं, जैसे ई और ई, जैसे कि ई और ई कितना हो गया, +1, एन और माई गैप आ गया तो -2, मतलब ऐड करते जाना है, एल एल +1, देन पी पी +1, ठीक है, इनको पूरा ऐड करते जाइए और कैलकुलेट कीजिए। मैं कैलकुलेट करके बताती हूँ, देखो एफ और एफ +1, फिर गैप -2, फिर गैप -2, फिर +1, फिर -2, फिर +1, फिर -2, फिर -2, फिर कहाँ तक, -2, -2, एफ एफ में लगा लो +1, -, 5, तो कितना आ गया, -4 आ रहा है, इस अलाइनमेंट का स्कोर कितना आ रहा है, -2। तो हो सकता है आपको ये अलाइनमेंट का स्कोर कैलकुलेट करने के लिए दे दे। अब समझ आया कैसे, भाई क्योंकि हमें दिया हुआ था मैच, मैच के लिए हमें स्कोर रखना था +1 और गैप के लिए रखना था -2, ठीक है। चलो आई होप इतना समझ आया होगा, अगर नहीं समझ आए बच्चों आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं दोबारा से इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी, जरूर समझ आएगा। मुझे लग रहा है ये इसमें समझने के लिए कुछ बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बस आपको आपको क्या करना है कि जो आपको बॉक्स कैलकुलेट करना है उसके आसपास के रीजंस को लिख लीजिए यहाँ पर, और देखिए कि हाँ इन तीनों में, यहाँ से और यहाँ से गैप पेनल्टी को ऐड करना है, और डायगोनली आपको चेक करना है कि रेसिड्यू मैच कर रहा है या मिसमैच। अगर मैच कर रहा है तो +1 और मिसमैच कर रहा है तो -2। वहां पर वैल्यू जो दी होगी आपको उनमें से देखना है, उन तीनों वैल्यू, फिर उनमें से देखना है जो आपकी वैल्यू कैलकुलेट आई है उसमें से हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है उसको रख दीजिए, और कहाँ से आई है उसका एरो लगा दीजिए, बस ये करना है। करके देखिएगा इसे। चलिए इसके लिए क्वेश्चन पे चलिए, डीबीटी 2009 का क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर कॉमनली यूज्ड इन सीक्वेंस अलाइनमेंट। गैप ओपनिंग पेनल्टी आपको दी हुई है, गैप एक्सटेंशन पेनल्टी दी हुई है, तो बताइए आप सोचिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, देखिए -2, -0.5, -0.5, -2, -100, 0, -100, -100, देखो सेम तो नहीं होगी। मैंने बताया गैप एक्सटेंशन पेनल्टी क्या होती है, कम होती है इन कंपेरिजन टू गैप ओपनिंग, मीन्स गैप ओपनिंग पेनल्टी हाई होगी। अब आंसर क्या होगा इसका, ए। कैसे, सुनो, आपको लग रहा होगा -2 और मैम -0.5 है, नहीं, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है पेनल्टी को, लेकिन ज्यादा क्या है, 2, 2 ज्यादा है 0.5 से, माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पेनल्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ए ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। आप कह सकते हैं मैम ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, सी नहीं, क्यों, क्योंकि जीरो कभी क्या है, जीरो भाई कोई पेनल्टी नहीं हो सकती ना, जीरो कैसे पेनल्टी होगी, जीरो कोई पेनल्टी नहीं है, आप पेनल्टी के लिए कोई वैल्यू देंगे, तो इसीलिए ए ऑप्शन क्या है आपका, करेक्ट है। चलो नेक्स्ट, डीबीटी 2020 का क्वेश्चन है ये, आपको दिया हुआ एक सीक्वेंस पर देखिए CGAA ट्रिपल टी फिर GG is matched globally with 4 sequences in a database. The sequence that will give the highest similarity score, आपको मैच दिया हुआ है, मिसमैच दिया हुआ है, गैप पेनल्टी दी हुई है -1, तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से ग्लोबली ज्यादा मतलब मैच करेगा। तो देखिए आपको रख के देखना पड़ेगा, CGA, आप उसमें गैप भी इंट्रोड्यूस कीजिए, और फिर देखिए CGA, मैं यहाँ पे अगर गैप डाल दूँ, हाँ भी गैप डाल दूँ, तो TTCG, ठीक है, ये हो सकता है एक सीक्वेंस। अगर नेक्स्ट मैं तो इसका स्कोर कैलकुलेट करना है, आप इसको स्कोर कैलकुलेट कीजिए, कितने मैच करें, 1 2 3 +1 कितना हो गया, +1 +1 +1, दो गैप हैं, गैप के लिए कितना यूज करना है हमें, -1 -1, फिर +1 ये मिसमैच के लिए 0 और +1, तो ये 1 2 3 4 4 आ जाएगा इसका। ए वाले का क्या आ गया, 4, आपको जिसका सबसे हाईएस्ट स्कोर होगा उसको लेना है। नेक्स्ट देखिए CGA, फिर ए, फिर TTTGG, ठीक है,
अब देखिए इसको रखिए सी जी, 3 T है तो यहाँ पर गैप डाल दीजिए, 3 T फिर जी जी। अब देखिए +1 +1 -1 -1 +1 +1 +1 प्लस, मतलब हो गया इसका तीनों प्लस प्लस बन गए, ये इससे कट जाएगा तो हो गया 5। कितना स्कोर हो गया इसका 5। तो बी वाला ऑप्शन ज़्यादा आ रहा है। देन अब थर्ड वाले ऑप्शन पे चलो, CGA A TTTGG, ठीक है। अब इसका देखो CAATGAG, तो लग नहीं रहा इसमें कुछ भी। CAAAA तो गैप डाल दिया हमने, TGG। इसका स्कोर तो आना नहीं है, आप चाहे से कैलकुलेट करके दे सकते हैं, इसका +5 से ऊपर तो जाएगा नहीं। नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखो, CGAATTTGG, CGTA फिर T फिर गैप फिर C फिर G। देखो CG ये +1 ये 0 हो गया मिसमैच, फिर +1 फिर +1 फिर -1 फिर 0 फिर +4 आ रहा है इसका भी। बी वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। बी वाला ऑप्शन क्या होगा बेटा, करेक्ट होगा। समझ आया? चलो नेक्स्ट। अब हम लोग देखेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉइंट एक्सेप्टेड म्यूटेशन क्या होती है और ब्लॉक सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स क्या होते हैं। देखो वो पॉइंट एक्सेप्टेड म्यूटेशन होती हैं, ठीक है, उसे आप एक्सेप्टेड पॉइंट म्यूटेशन के नाम से भी जाते हैं, APM अपम के नाम से। पॉइंट एक्सेप्टेड म्यूटेशन को आप किसके नाम से जानते हैं, APM। अच्छा नहीं, इससे पहले मुझे एक दो चीज़ और बतानी है। देखो डायनामिक प्रोग्रामिंग मैं यहाँ लिखती हूँ, यहाँ पर लिख देती हूँ। देखो डायनामिक प्रोग्रामिंग जो ग्लोबल अलाइनमेंट, देखो ग्लोबल अलाइनमेंट मैं आपको लास्ट वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग अगर ग्लोबल अलाइनमेंट के लिए बात की जाए तो कुछ टूल होते हैं उनके लिए। भाई 2 अलाइनमेंट होते हैं, एक हमारा होता है लोकल, एक होता है ग्लोबल। ग्लोबल के लिए आप यूज करते हैं गैप को, इसको यूज करते हैं गैप को। अगर लोकल अलाइनमेंट ग्लोबल, अगर लोकल अलाइनमेंट की बात की जाए डायनामिक प्रोग्रामिंग लोकल अलाइनमेंट के लिए, तो आप किस किस का यूज करते हैं, सिम, बस आप नाम याद रखिएगा, सिम, एस सर्च एंड एल अलाइन, लोकल अलाइन, एल अलाइन, समझ आई? सिम, एस सर्च एंड एल अलाइन, ये क्या है, आप ऐसे कह सकते हैं ये वेब बेस्ड प्रोग्राम्स हैं, जैसे सिम वेब बेस्ड प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये सारे वेब बेस्ड प्रोग्राम है। लोकल अलाइनमेंट के लिए सिम, एस सर्च, एल अलाइन, और ग्लोबल के लिए गैप। अब स्कोरिंग मैट्रिक्स पे चलो, तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं उसमें पेम, पॉइंट एक्सेप्टेड म्यूटेशन। ये किसने दी है, डे हॉफ ने दी थी, मैरगेरेट डे हॉफ ने दी है। आप इसे एक्सेप्टेड पॉइंट म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। अगर 1 पेम है, मैं जितना जरूरी है उतना ही बता रही हूँ, अगर 1 पेम है, ये क्या डिफाइन करता है कि अगर आपका 100 अमाइनो एसिड रेसिड्यू लॉन्ग है, 100 अमाइनो एसिड रेसिड्यू लॉन्ग आपका सीक्वेंस है, तो 1%, 1 पेम का मतलब क्या है कि एक पोजीशन, मतलब एक रेसिड्यू में क्या हुआ होगा, चेंज हुआ होगा, एक रेसिड्यू क्या हुआ होगा, चेंज हुआ होगा। 1 पेम मीन्स 1%, 1% मीन्स 1 पेम मीन्स 1%, और 1% का मतलब क्या होता है, 1 in 100, कोई 100 से रेसिड्यू में से एक अमाइनो एसिड जो है चेंज हुआ होगा, तो वो हो गया 1 पेम। तो जैसे जैसे आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे, पेम 1, पेम 2, पेम 3, पेम 2 का मतलब क्या है, पेम 1 मल्टीप्लाई बाई पेम 1, ठीक है। पेम 2 का मल्टीप्लाई मतलब पेम 2 का मतलब समझ आया, पेम 2 मतलब पेम 2 का मतलब समझ आया, पेम 1 मल्टीप्लाई बाई पेम 1। पेम 250 का मतलब पेम 1 जो पेम 1 आपकी मैट्रिक्स है उसको 250 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, तब वो होता है पेम 250। तो जैसे जैसे आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे पेम में, उस वैसे वैसे क्या होगा, डिफरेंसेस इंक्रीज होंगे, वैसे वैसे क्या होगा, डिफरेंसेस इंक्रीज होंगे। और ये जो पेम मैट्रिक्स है, एक बात बताना चाहती हूँ,
तो ये पैम मैट्रिक्स है, ये बेस्ड है ग्लोबल अलाइनमेंट ऑफ फुल लेंथ सीक्वेंस पे, बेस्ड है ग्लोबल अलाइनमेंट पे। ठीक है। वहीं पर अगर ब्लॉसम की बात की जाए, वो हेनिकॉफ ने डेवलप्ड की है। इसमें कंजर्व्ड रीजन हैविंग नो गैप, ब्लॉक डेटाबेस से ड्राइव्ड है, और ये किस पे बेस्ड है? लोकल अलाइनमेंट पे। पैम किस पे बेस्ड थी? ग्लोबल अलाइनमेंट पे। इसमें क्या होता है? ब्लॉसम 50 मतलब सिमिलैरिटी नीचे की तरफ बढ़ती है, उसमें क्या था? डिफरेंसेस नीचे की तरफ बढ़ती हैं। जैसे कि यहाँ पे बात की जाए, देखो यहाँ दिखा रखा है पैम 1 और ब्लॉसम 80, इट मीन सिमिलैरिटी उस रीजन में होगी। पैम 250 ब्लॉसम 50 डिफरेंसेस होंगे। समझ आया? नीचे की तरफ आप बढ़ेंगे पैम में तो डिफरेंसेस मिलेंगे आपको, तो पैम 250, और सबसे कम ब्लॉसम होगा, डिफरेंसेस होंगे। भाई नीचे की तरफ बढ़ते बढ़ते इंक्रीज सिमिलैरिटी मिलेगी ना। कम वाला ब्लॉसम ब्लॉसम 50। ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा। ब्लॉसम 62 क्या है? डिफॉल्ट मैट्रिक्स है, ये भी याद रखना, जो कि ब्लास्ट यूज करता है। ब्लास्ट यूज, जब ब्लास्ट पढ़ाऊंगी तब पढ़ाऊंगी। बस इतना ही करना है। इसमें ये ड्राइव्ड ब्लॉक डेटाबेस से ली गई है, कंजर्व रीजन होते हैं, हैविंग नो गैप। चलो क्वेश्चन की तरफ चलो। इसमें इससे ज्यादा मत पढ़िए, मतलब पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, आप डिटेल वीडियोस देख सकते हैं, पर क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से यही जरूरी है जो पढ़ा रही हूँ। अब गेट 2013 का ये क्वेश्चन आया है, द सुटेबल सब्सटीट्यूशन मैट्रिक्स टू अलाइन क्लोजली रिलेटेड सीक्वेंसेस। अब देखो क्लोजली रिलेटेड की बात है तो मतलब कम वाले पैम की तरफ जाएंगे ना, आप ज्यादा पैम की तरफ जाएंगे तो आपको डिस्टेंस रिलेटेड मिलेंगे। तो कम वाले पैम की तरफ जाएंगे तो कम वाला पैम क्या होगा? पैम 40 और ब्लॉसम 80। ठीक है, चलो नेक्स्ट। डीबीटी 2020 में क्वेश्चन आया है, ब्लॉसम मैट्रिक्स इज यूज्ड फॉर डीएनए होमोलॉजी, होमोलॉजी मॉडलिंग, अलाइनमेंट ऑफ प्रोटीन सीक्वेंसेस और सरफेस इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स। अलाइनमेंट ऑफ प्रोटीन सीक्वेंस। नेक्स्ट इज डीबीटी 2011 में क्वेश्चन आया, हायर वर्जन ऑफ ब्लॉसम कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट। अगर आप हायर वर्जन जाएंगे तो क्या होता है? डिफरेंसेस सिमिलैरिटी बढ़ती है ना। हायर वर्जन अगर आप जाएंगे ब्लॉसम में तो क्या होगा? आपकी सिमिलैरिटी बढ़ेगी, तो क्लोजली रिलेटेड सीक्वेंसेस की तरफ आप जाएंगे। क्या करेंगे आप? क्लोजली रिलेटेड, हायर वर्जन ऑफ ब्लॉसम। अरेंज द फॉलोइंग इन हायरार्किकल टॉप टू बॉटम ऑर्डर एज इज डन इन स्कोप। देखो स्कोप के लिए मैंने आपको कल मतलब जो डे फर्स्ट वाली क्लास था उसमें भी बताया था। अगर हायरार्की लेवल की बात की जाएगी, फैमिली, देन सुपर फैमिली, देन आपका कॉमन फोल्ड, देन आपका आ जाता है क्लास। तो आप देखिए आपको इस अरेंजमेंट में कोई दिख रहा है? क्लास, फोल्ड, देखो डी वाला दिख रहा है, क्लास, फोल्ड, सुपर फैमिली, फैमिली, डोमेन। ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट। डीबीटी 2013 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई डिस्टेंटली रिलेटेड होमोलॉग। कौन सी मैट्रिक्स को आप यूज करेंगे डिस्टेंटली रिलेटेड होमोलॉग्स के लिए? तो आप सबसे कम वाले को यूज करेंगे, ब्लॉसम 45, क्योंकि नीचे की तरफ बढ़ने से क्या होगा? सिमिलैरिटी बढ़ेगी। डीबीटी 2009 का क्वेश्चन है, यू हैव टू डिस्टेंटली रिलेटेड प्रोटीन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट फॉर कंपेयरिंग देम। डिस्टेंटली रिलेटेड है तो डिस्टेंटली रिलेटेड के लिए आप क्या यूज करेंगे? पैम 250 एंड ब्लॉसम 45। चलो नेक्स्ट। डीबीटी 2014 का क्वेश्चन है, पैम 120, पैम 80 एंड पैम 60 स्कोरिंग मैट्रिक्स आर मोस्ट सुटेबल फॉर अलाइनिंग सीक्वेंस विद। तो देखो पैम 120, इट मीन्स दैट सिमिलैरिटी कम होगी या ज़्यादा होगी? पैम 120 में कम होगी, तो 40% सिमिलैरिटी। देन पैम 80 में उससे ज़्यादा होगी, 50% एंड 60%। ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच सब्सटीट्यूशन मैट्रिक्स शुड यू प्रेफर टू फाइंड डिस्टेंस रिलेटेड ऑर्थोलॉग थ्रो ब्लास्ट सर्च। ये मेरा मन है ब्लास्ट सर्च, देखो वैसे आपको मैं बता सकती हूँ, टीबीटी 2016 का है। डिस्टेंस रिलेटेड के लिए आप पैम 250 का यूज करेंगे और ब्लॉसम 40 का। ठीक है, अब नेक्स्ट डीबीटी 2023 में आया है, टू प्रोटीन सीक्वेंसेस कैन बी अलाइंड विद द हेल्प ऑफ अ ब्लॉसम मैट्रिक्स। द ब्लॉसम मैट्रिक्स वर डेवलप्ड बाय अलाइनिंग सीक्वेंस ऑफ क्लोजली रिलेटेड, अलाइनिंग सीक्वेंसेस ऑफ डिस्टेंटली रिलेटेड। बताओ किस चीज के लिए आप यूज करेंगे
बताओ सी ब्लॉसम मैट्रिक्स आप किस लिए यूज करेंगे? आप बहुत ज्यादा कोजी रिलेटेड के लिए ब्लॉसम मैट्रिक्स आप करेंगे रिलेटेड के लिए। ब्लॉसम मैट्रिक्स आप करेंगे रिलेटेड के लिए। ब्लॉसम में स्कोरिंग मैट्रिक्स इज फॉर ऑब्वियसली प्रोटीन सीक्वेंसेस के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट, given below are two statement, one is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R. The assertion A क्या है आपका? The dot matrix method of sequence alignment is a very basic method that should be used first before other more complex method. सही बात है। रीजन क्या है? द डायगोनल डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले कैन रीडली रिवील प्रेजेंस ऑफ इंसर्शन डिलीशन एंड डायरेक्ट इन्वर्टेड रिपीट्स दैट आर मोर डिफिकल्ट टू फाइंड बाय द अदर मोर ऑटोमेटेड मेथड्स। बिल्कुल सही बात है। तो both assertion and reasons are correct and R is the correct explanation of A। ठीक है, नेक्स्ट ये मैं करा चुकी हूँ क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस अच्छा देखो, ये फाइन ये वाले क्वेश्चन जो गैप पेनल्टी वाले हैं ना, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी। ठीक है, ये पेनल्टीज वाले क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी। ये वाला क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ। ये वाला क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ। ठीक है, तो चलो बच्चों, सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को इतना सुनने के लिए। ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है ज्ञानवर्षा_। ये हमारा फेसबुक पेज है fb.me/ज्ञानवर्षा बायो। अगर आपको कोई क्वेरी हो आप मुझे मेल करके पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए। जो मटेरियल है मैं टेलीग्राम पर, हमारा चैनल है ज्ञानवर्षा के नेम से, मैं वहाँ पर अपलोड कर दूँगी। ये अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।